सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज फिर से एक लेक्चर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो कि है सैमुअल जॉनसन यानी कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन असली के डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन वो लोगों के कैरेक्टर के बारे में स्टडी जरूर अच्छे से करते थे और उनके डॉक्टर अवश्य थे। तो इन्होंने शेक्सपियर की भी स्टडी की है और 52 राइटर्स की स्टडी अलग से की है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में, हर चीज के बारे में इन्होंने बात की है। तो हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से ये क्रिटिसिज्म के डॉक्टर थे, मेरे हिसाब से। ऐसा कहीं कहा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, लेकिन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है, इनका जो क्रिटिसिज्म है, जो कि इनका जो एनालिसिस है लिटरेचर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत जरूरी होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि क्रिटिसिज्म के नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूं साथ साथ। अभी अलेक्जेंडर पोप का भी मैंने कल परसों नोट्स तैयार किए हैं, उस पर मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपको नोट्स में वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको लेक्चर्स में शायद ना मिले। लेक्चर्स में उन्हीं के बनाऊंगा जो मुझे लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और कमेंट भी पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा नोट्स के लिंक के लिए, जो कि फ्यूचर में मैं ऐड करूंगा। अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुए, अभी सिर्फ काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी एक न्यू क्लासिसिस्ट थे। इनका यह मानना था कि जो लिटरेचर है वो हमें इंस्ट्रक्ट करें, मतलब कि लिटरेचर शुड टीच अस समथिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिलाइट करे, सिर्फ प्लेजर दे, बल्कि इट शुड टीच अस एज वेल, राइट। तो आपको पता है, पोप है, ड्राइडन है, जॉनसन है, इनके व्यूज जो थे दे वर समवट सिमिलर। अलेक्जेंडर पोप यूज्ड टू फॉलो एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट हिज पोएट्री और व्हाटएवर ही यूज्ड टू राइट। अगर हम एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन की बात करें तो हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया है प्रॉपर, उसे जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, राइम स्कीम होती है, उसे यूज किया गया है और बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। उस पर मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी आपके लिए मैंने उसमें रखी है जो कि एग्जाम्स में आती है। तो सैमुअल जॉनसन की अगर हम बात करें तो इनका ना ये ईयर्स जरूर याद रख लिया करो, कई बार क्रोनोलॉजिकली पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। So often called Dr. Johnson कहा जाता है, was an English writer who made lasting contribution as a poet, playwright। मैं बताऊंगा अभी इनके वर्क्स पे आपको बताऊंगा, एसेइस्ट, मॉरलिस्ट, क्रिटिक। देखो मॉरलिस्ट जब बात आ गई तो इसका मतलब है कि वो मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, रादर प्लेजर। सो क्रिटिक, बायोग्राफर भी था ऑब्वियसली, क्योंकि जब 52 राइटर्स की बात की तो एक हिसाब से बायोग्राफर हो गया। एडिटर भी था, जो शेक्सपियर हमने अभी हम पढ़ेंगे शेक्सपियर के बारे में जो व्यूज हैं, तो ही गेव दोज व्यूज बाय बीइंग एन एडिटर। एंड लेक्सिकोग्राफर होता है जो लैंग्वेज या फिर डिक्शनरी लिखता है, ठीक है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी कॉल्स हिम आर्ग्यूबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। ठीक है जी, इतनी अच्छी बात बोली है, इतनी तारीफ वाली बात बोली है। चलो आगे चलते हैं। अब मेजर वर्क्स की मैं बात करूं, सारे में वर्क्स नहीं लेकर आया हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनको मैं लेकर आया हूं और इनकी पब्लिशिंग ईयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सैवेज। शायद ये ऐसा वर्क होगा जो आपने नहीं सुना होगा, ज्यादा हो सकता है, लेकिन बाकी वर्क्स आपने जरूर सुने होंगे। एक जो पोएम है लंदन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद ईयर याद रखना इसको, 1738। एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज ऑल्सो वन ऑफ द पोएम्स रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1749। एंड play Irene 1749. This is important because when some writers, for example, there is a writer who is a poet and that poet writes a play, so that play becomes important. For example, there are romantic writers or romantic poets basically, so they have also written some plays, one or two plays, so these plays become important for us as a UGC aspirant. ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो डिक्शनरी खुद अकेले डॉक्टर जॉनसन ने अकेले अपने दम पे डिक्शनरी लिखी और कई साल लग गए डिक्शनरी लिखने में, लेकिन फाइनली ही डिड इट और ये बहुत ही फेमस हुए। उसका एक रीजन ये है कि उन्होंने डिक्शनरी लिखी, ठीक है, लेक्सिकोग्राफर बन गए। एसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर एक एसे था जिसके कुछ एडिटर्स थे, जिसमें से डॉक्टर जॉनसन भी एक थे। उन्होंने इस एसे के लिए एक प्रेफेस लिखा, ठीक है,
प्रेफेस लिखा, उस प्रेफेस में शेक्सपियर के बारे में कुछ इन्होंने बातें की और बताया दैट व्हाट वाज द स्टाइल ऑफ विलियम शेक्सपियर, व्हाट वाज द गुड थिंग्स अबाउट हिज राइटिंग एंड व्हाट वर द बैड थिंग्स अबाउट हिज राइटिंग। एंड ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अपोलोग लिखा। अपोलोग क्या होता है? अपोलोग इज एन एलेगरी या फिर कोई एलेगोरिकल पीस होता है जिसमें एक मॉरल वैल्यूज दी जाती है। तो द हिस्ट्री ऑफ रेसिलास या फिर प्रिंस ऑफ एब्सिनिया भी इसे कहा जाता है। 1759 ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसे लिखा गया था डॉक्टर जॉनसन के द्वारा टू पे द फ्यूनरल प्राइस फॉर हिज मदर, जो उसका मदर का फ्यूनरल था उसको पे करने के लिए, उसका खर्चे को पे करने के लिए उसने ये लिखा था, ये अपोलोग। सो दिस इज दैट वर्क। लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये वर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 52 राइटर्स की इसमें बात की गई है और ये ईयर आपने जरूर याद रख लेना है 1779 81। ठीक है जी। तो ये है हमारे लिए जो मुझे लगता है कि आपको पता होना ही चाहिए। वैसे तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मैं इतने वर्क्स नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन जब हम पढ़ ही रहे तो कुछ अच्छा है कि हम यहां भी थोड़ा बहुत कवर कर ले। तो लाइव्स ऑफ पोएट्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे लिए फर्स्ट और लास्ट राइटर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाए दैट फर्स्ट राइटर इन दिस बुक वाज अब्राहम काउली एंड लास्ट वाज जॉर्ज लॉर्ड लिटिलटन। ठीक है। एंड टोटल राइटर्स वर 52। सो ये की पॉइंट्स हो सकते हैं जो जरूरी है। आपने क्या करना है, गूगल पे इस वर्क को सर्च करना है, इसके जो 52 राइटर्स है उसकी लिस्ट को एक बार देख लेना है। हो सकता है कई बार उसमें से 5 या 6 राइटर्स आपके पास आ जाए ऑप्शन में। ठीक है। और आपको पूछा जाए इनमें से कौन कौन से लाइव्स ऑफ पोएट्स में नहीं थे या फिर इनमें से कौन कौन से लाइव्स ऑफ पोएट्स में थे। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी फर्स्ट और लास्ट तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 52 राइटर्स और इनमें वही राइटर्स याद करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुना हुआ, जिनका नाम हो सकता है 2-4 माइनर भी पूछ ले, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, शायद कभी आया भी हो। चलो जी। तो जॉनसन्स प्रेफेस टू शेक्सपियर। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग डॉक्टर जॉनसन एज अ लिटरेरी क्रिटिक। तो एज अ लिटरेरी क्रिटिक जब हम उसे डिस्कस करेंगे तो प्रेफेस टू शेक्सपियर के बिहाफ पे ही करेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है हमारे इस वर्क में वो है, इसने कहा है शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स, एटलीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स and the poet of nature, the poet that holds up his readers a faithful mirror of manners and of life। कि शेक्सपियर ही एकमात्र ऐसा राइटर है सारे राइटर से परे, सारे मॉडर्न राइटर से परे, उनसे भी ऊपर, और पोइट जो नेचर के पोइट्स हैं उनसे भी कहीं आगे हद तक, उनसे भी कहीं बेहतर, that holds up his readers a faithful mirror, जो कि अपने रीडर्स को एक फेथफुल आईना दिखाता है मैनर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। मैनर्स एंड ऑफ लाइफ। ठीक है। लाइफ का आईना और मैनर्स का आईना दिखाता है लोगों को अपने वर्क्स के थ्रू या फिर अपने वर्क्स के माध्यम से। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो पैरा 8 में है ये। चलो पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रेफेस टू शेक्सपियर में ये लाइन है और किसने लिखी है? डॉक्टर जॉनसन ने। ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। अब कुछ बातें हैं जो ये कहता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जॉनसन डिस्क्राइब्स लैंग्वेज ऑफ शेक्सपियर एज कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब कि ये कहता है कि शेक्सपियर की जो लैंग्वेज थी वो बहुत आसान थी, दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू ग्रेस्प, राइट, वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है। ये तो प्लस पॉइंट हो गए सारे। ठीक है। अभी नेगेटिव भी आएंगे थोड़े बहुत। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्स दैट शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बिकॉज ऑफ द यूसेज ऑफ लैंग्वेज। तो ये कहता है कि जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो यूसेज ऑफ लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आप देखोगे कि शेक्सपियर के किसी भी प्ले की अगर आप बात करोगे तो उसमें हर तरह के कैरेक्टर्स है, नौकर से लेकर राजा महाराजाओं से लेकर हर तरह के कैरेक्टर्स है। तो उनका जो यूसेज ऑफ लैंग्वेज है दैट इज समवट डिफरेंट। ठीक है। तो वही ये बात करता है। शेक्सपियर को प्रेज करता है और बोलता है दैट हिज ड्रामा इज द मिरर ऑफ लाइफ, जो कि हमने अभी पहले बात पढ़ी। इसका जो ड्रामा है वो लाइफ का एक मिरर है। हम कहते हैं ना, व्हेन समबडी आस्क्स अस दैट व्हाट इज लिटरेचर फॉर यू, सो आवर फर्स्ट आंसर इज लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ, राइट। सो उसी तरीके से हिज ड्रामा वाज आल्सो द मिरर ऑफ लाइफ, समाज का एक आईना। ठीक है। तो शेक्सपियर्स प्लेज आर नॉट इन द रिगरस, ये कोटेशन है जो इसमें बोली गई है। ठीक है। कोटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेक्सपियर्स प्लेज आर नॉट इन द रिगरस एंड क्रिटिकल सेंस ईदर ट्रेजेडीज और कॉमेडीज बट कंपोजिशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट काइंड। ये कहता है कि शेक्सपियर के जो प्लेज थे ना तो वो ट्रेजेडी थी ना ही वो कॉमेडी थी। मैंने जॉन ड्राइडन के जो एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है वो पिछला लेक्चर अगर आप देखो तो उसमें मैंने कहा है कि
ड्राइडन जो है ही सपोर्ट्स ट्रेजिक कॉमेडीज, मतलब कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ही सपोर्ट्स दैट कॉम्बिनेशन बिकॉज ही इज डिफेंडिंग इंग्लिश ड्रामा, राइट। तो ये भी यही बात कहता है कि उसके जो प्लेज है शेक्सपियर के, ना तो वो ट्रेजेडी है प्योर सेंस में, ना ही वो कॉमेडी है, यानी कि वो ट्रेजिक कॉमेडी है, बट कंपोजिशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट काइंड। डिस्टिंक्ट काइंड मतलब कि बहुत ही इजी सी कोई चीज है, कोई अलग चीज है, मतलब कि दोनों चीजों का मिश्रण है, और इस चीज को ये सपोर्ट भी करता है कि ट्रेजिक कॉमेडीज जो है वो अच्छी बात है, ही सपोर्ट्स दैट। हाँ जी, तो जॉनसन जो है जज करता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी, ये बोलता है कि जॉनसन की जो ट्रेजेडी है ना, वो एक उसकी स्किल थी जो कि उसने सीखी है। स्किल इज समथिंग विच ही हैज एक्वायर्ड, एंड कॉमेडी जो थी इट वॉज एन इंस्टिंक्ट, मतलब कि कॉमेडी वॉज समथिंग विच वॉज वेरी नेचुरल टू शेक्सपियर, है ना, एंड ट्रेजेडी वॉज हिज स्किल, वो इसका उसका एक टैलेंट था जो उसने शायद सीखा था, लेकिन अंदर से जो चीज आती थी ना उसके, वो थी कॉमेडी। क्योंकि शेक्सपियर की जब आप कॉमेडी पढ़ते हो तो हंस हंस के आप लोटपोट हो सकते हो, तो मतलब दैट वाज वेरी इंस्टिंक्चुअल, उसके अंदर से आता था वो। तो ये जॉनसन का कहना है। ही थिंक्स दैट द नेचुरल मीडियम फॉर शेक्सपियर इज कॉमेडी नॉट ट्रेजेडी। ये बोलता है कि जो नेचुरल जो चीज उसके लिए थी, एक मीडियम था, वो कॉमेडी था, ना कि ट्रेजेडी, ठीक है। मिंगलिंग ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी मीन्स टू रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इट इज, मतलब कि जो उसने ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिंगल किया, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में, वो क्या दिखाता है, वो रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है जैसी कि वो है। क्योंकि हमारी लाइफ में भी आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है दैट एवरीवेयर देयर इज ट्रेजेडी और एवरीवेयर देयर इज कॉमेडी, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। हमारी जिंदगी में भी कभी खुशी कभी गम, है ना जुदा होंगे हम, तो वही वाली बात है। आज आप प्यार में हो तो आपको खुशी है, कल को वो दूर चली गई या गया तो ट्रेजेडी है, कल को कोई और मिल जाएगा तो वो फिर से कॉमेडी हो जाएगी। तो मतलब कि सुख दुख चले रहेंगे, ठीक है, जॉयज एंड सॉरोज जो है वो साथ साथ चलते हैं, नदी के दो किनारे हैं। तो उसी तरीके से जब मिंगल करते हैं हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमेडी को, तो इट शोज वर्ल्ड एज इट इज, जैसा कि है असलियत में। तो जॉनसन इज अ ट्रू क्लासिसिस्ट इन हिज कंसर्न विद द यूनिवर्सल रादर देन विद द पर्टिकुलर। मैंने कहा कि जो न्यू क्लासिसिस्ट था जॉनसन, ठीक है, ट्रू क्लासिसिस्ट, क्योंकि तो इसका यूनिवर्सल पे ज्यादा फोकस रहता था रादर पर्टिकुलर, ठीक है। The highest phrase he bestows upon Shakespeare is to say that his plays are just representation of, ये कहता है कि शेक्सपियर के जो प्लेस थे वो जस्ट मतलब कि जस्टिफाइड, ठीक है, जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन थी जनरल नेचर की, नेचर बोले तो ह्यूमन नेचर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यू क्लासिसिस्ट जो है वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, रोमांटिक्स जो है वो दूसरे वाले नेचर की बात करते हैं। तो ह्यूमन नेचर की एक जो जस्ट और जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन थी वो थी शेक्सपियर के पास, जो कि कौन कहता है, डॉक्टर जॉनसन। जॉनसन प्रेजेस शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ये उसके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को प्रेज करता है, हाईलाइटिंग देयर, वो कहता है कि उसमें वैरायटी थी, गहराई थी, क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि जिसपे कि विश्वास किया जा सके और जिसकी मतलब कि जिसकी बढ़िया वैलिडिटी भी हो, एंड द पावर ऑफ डिलाइटिंग हिज ऑडियंस, और उसके पास एक पावर थी, ठीक है, उसके आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में एक पावर थी, शक्ति थी, कैपेबिलिटी थी उसके ऑडियंस को डिलाइट करने की, ठीक है। तो ये है। हाँ जी, एक कोटेशन अब फिर से आ रही है हमारे पास, इन द राइटिंग ऑफ अदर पोएट्स अ कैरेक्टर इज टू ऑफन एन इंडिविजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरों की राइटिंग में जो पोएट ऑफ अदर पोएट्स जो है, दूसरे पोएट्स की जो राइटिंग में है, कैरेक्टर जो है उसको एक इंडिविजुअल के तौर पे दिखाया गया है, बट इन दोज ऑफ शेक्सपियर इट इज कॉमनली अ स्पीशीज, मतलब कि जो शेक्सपियर के कैरेक्टराइजेशन थी या फिर उसके जो कैरेक्टर्स थे वो पूरी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते थे। So can you just imagine that what kind of grandeur was there in the characterization of Shakespeare, है ना, कितनी ग्रेटनेस थी। तो वो उसी चीज को ये दर्शाता है कि पूरी स्पीशीज को वो सिंबलाइज कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, he says that Shakespeare is a poet of nature who faithfully represents human nature in his plays, ठीक है, poet of nature, ठीक है, human nature who faithfully represents human nature in his plays, he does not falsify reality को falsify नहीं करता है और human nature को बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से दिखाता है। So, इसने एक बात बोली है that nothing can please many and please long but just representation of general nature, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा वही है, nothing can please many and please long बट जो जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो ह्यूमन नेचर की जो जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन है वही चीज प्लीज कर सकती है एक लंबे वक्त के लिए। जॉनसन क्लेम्स दैट शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, दैट हु कॉल्ड शेक्सपियर द पोएट ऑफ नेचर, सो आंसर विल बी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन।
So now we will discuss some of the weaknesses in Shakespeare's plays according to Johnson. So these faults, इसने इसके faults को दो parts में divide किया है. पहली चीज है carelessness, उसमें carelessness थी शेक्सपियर में. दूसरा है excess of conceit. अब conceit, एक conceit का मतलब तो घमंड भी होता है, घमंड, ठीक है, यानी कि प्राइड, ठीक है. और दूसरा जो कंसीट है, जो कि मेटाफिजिकल कंसीट भी हम देखते हैं, वो है कुछ ऐसी चीज विच इज वेरी टिपिकल, कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंटर्ड ऑन इंटेलेक्चुअल्स और ऑन इंटेलेक्ट, जो कि आपके पास अगर इंटेलेक्ट है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नॉर्मल इंसान के वो समझ में नहीं आने वाला है. तो शेक्सपियर का हमें पता है कि बहुत नॉलेज थी, बहुत पॉलिश्ड लैंग्वेज थी, राइम स्कीम या फिर हम ब्लैंक वर्स की बात करें, ही वाज मास्टर, ठीक है. तो कंसीट का मतलब है कि कोई ऐसी चीजें, ऐसे कंपैरिजंस, ऐसी लैंग्वेज, ऐसे आइडियाज वो डिस्कस करता था जो कि आम आदमी के दिमाग में नहीं घुसते थे, ठीक है जी. तो शेक्सपियर ऑब्सक्योरिटीज जो है कहां से अराइज होती थी? सबसे पहला है द केयरलेस मैनर ऑफ पब्लिकेशन. आप देखेंगे शेक्सपियर के जितने भी प्लेज है उनकी आप क्रोनोलॉजी नहीं निकाल सकते कि कौन सा प्ले कब आया है, ठीक है. तो आज तक वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है. तो उस तरीके से ये शायद होगा कि केयरलेस मैनर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का बहुत केयरलेस मैनर था शेक्सपियर का. द शिफ्टिंग फैशंस एंड ग्रामेटिकल लाइसेंस ऑफ एलिजाबेथन इंग्लिश, की एलिजाबेथन एज में जो है वो फैशंस जो है वो शिफ्ट हो रहे थे, ग्रामेटिकल लाइसेंस बदल रहे थे. तो जो शिफ्टिंग थी फैशंस की, वो भी कहीं ना कहीं एक वीकनेस थी शेक्सपियर के प्ले में, जो हम देख सकते हैं. द यूज ऑफ कोलोकियल इंग्लिश, कोलोकियल मतलब कि ऑर्डिनरी और जो आम लोगों की भाषा है उसको उसने यूज किया, पर मुझे समझ नहीं आएगा ये वीकनेस कैसे हो सकती है, लेकिन फिर भी है तो है, बोला है तो बोला है, पता नहीं क्यों बोला होगा, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं. द यूज ऑफ मेनी अल्यूजन्स, कि मैं एक चीज किसी और चीज को अल्यूड करे, मतलब कि अल्यूजन समझते हो ना, एक तो होता है इल्यूजन, एक होता है अल्यूजन. जब मैं किसी चीज, कुछ मैं बोल रहा हूं, मतलब कि मैंने आइडिया कहीं से लिया है और मैं उस आइडिया को अल्यूड कर रहा हूं, ठीक है. तो वो अल्यूजन्स जो है इसकी राइटिंग्स में बहुत हुआ करते थे, तो उस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाती है चीज. और रेफरेंसेस भी बहुत होती थी टू टॉपिकल इवेंट्स एंड पर्सनैलिटीज, अलग अलग इवेंट्स के तरफ को अल्यूजन्स होते थे. The rapid flow of ideas which often hurries him to second thought before the first has been fully explained, यानी कि कोहेरेंसी, लैक ऑफ कोहेरेंसी, यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस. व्हेनेवर वी डू रिसर्च, जब हम रिसर्च करते हैं ना, एमफिल या पीएचडी करते हैं हम जब, तो उसमें भी कोहेरेंसी ऑफ थॉट बहुत जरूरी होता है. ऐसा नहीं है कि आप पहले पैरा में कोई बात बोल रहे हो, अगले पैरा में आप उड़ के कहीं और चले गए, है ना. तो देयर शुड बी कोहेरेंसी. तो उसी कोहेरेंसी की ये बात कर रहा है कि उसमें ना स्टेबिलिटी नहीं थी, शरारती सा आदमी था, उसके आइडियाज जो थे एक आइडियाज से दूसरे आइडियाज पे, एक आइडिया से दूसरे आइडियाज पे फटाफट से हरी कर जाता था वो, और पहला जो आइडिया वो पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं होता था. तो ये कुछ वीकनेसेस है जो शेक्सपियर की है, जो जॉनसन कहता है, ठीक. अब आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें बता दूं, दैट इट वाज ही हु नेम्ड ड्राइडन के बारे में जॉनसन ने एक बात बोली है, दैट ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने. एंड द पोएट हु ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश पोएट्री, ही फाउंड इट ब्रिक एंड ही लेफ्ट इट मार्बल. तो ये जो बात है ये भी ड्राइडन के लिए बोली है जॉनसन ने, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है. दूसरा, पोप के लिए क्या कहता है डॉक्टर जॉनसन? दैट इफ पोप बी नॉट पोएट, वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड? अगर वो एक पोएट नहीं होता तो पोएट्री कहां मिलती? कहीं भी नहीं मिलती. तो पोप को इतना बड़ा पोएट वो मानता था, ठीक है. अब एडिसन के बारे में कुछ बात बोली. एडिसन का प्रोज आपको पता है मिडल स्टाइल के लिए काफी फेमस था, तो इसी ने वो बात बोली है डॉक्टर जॉनसन ने, दैट उसकी जो प्रोज है इट वाज द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल एंड इज एसेंशियल लिटरेरी हिस्टोरिकल फंक्शन एज द प्रेजेंटिंग ऑफ नॉलेज इन द मोस्ट अल्यूरिंग फॉर्म, नॉट लॉफ्टी एंड ऑस्टर बट एक्सेसिबल एंड फेमिलियर. तो ये जो कोटेशन है ना, ये कोटेशन, इसको याद रखना है. ये जो कोटेशंस है इनको याद रखना है कि किसने बोली है और किसके लिए बोली है. ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक. तो इतना ही था आज के लेक्चर में. मैं आपके लिए वही चीजें लेकर आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नोट्स में आपको ये चीजें थोड़ा और इलेबोरेट करके मिलेगी, ठीक है. इसमें थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन किया होगा और छोटी मोटी और भी डिटेल्स होंगी जो मैं आपके लिए नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि लेक्चर में मैं वही लेकर आता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, और जो कि एग्जाम में भी आ सकता है. और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप नोट्स जरूर ले लेना. उसमें और भी बहुत सारे राइटर्स मैंने कवर किए हैं जो कि यहां पे नहीं है, ठीक है. और कुछ दिन में
मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा काफी टाइम बाद। आप अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर आफ्टर फ्यू डेज और मंथ्स, सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक ऑफ द नोट्स, ठीक है। और देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, मैं खुद ही लग गया बोलने काम तो मैंने किया था। तो ऐसी ऐसी बात है। बाकी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दाना मल्टीटास्कर इज द नेम ओवर देयर। और बहुत ही जल्दी अपनी एक ऐप भी लॉन्च करने वाला हूं, उसके लिए भी वेट करिएगा, फिर वहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहिए, और इंस्टाग्राम पे जरूर आइएगा, लेकिन पढ़ाई की बात कम करिएगा। ओके बाय।